Hello students, let us start the fifth chapter of the unit first, SST history. Okay, so abolition, and this chapter is about the abolition of slavery. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. ठीक है, फ्रेंच कॉलोनीज में से यहाँ पे स्लेवरी को रिमूव करना, ये जो जैकोबिन की गवर्नमेंट बनी थी, इनका सबसे इम्पोर्टेंट काम किया था उन्होंने. ठीक है, द कॉलोनीज ऑफ द कैरेबियन, मार्टिनिक, गॉडेलॉप एंड सैन डोमिंगो वर important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. So colonies, ठीक है, ये जो कॉलोनीज दिए हैं, ये 4 कॉलोनीज, ये जो कॉलोनीज हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट थी कि क्या सप्लाई करने में, टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफी. ओके, बट द रिलेक्टेंट ऑफ यूरोपियंस to go and work in distance and unfamiliar land meant a shortage of labor on the plantation. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनके पास किसकी कमी थी? इन एरिया में यहाँ पर इनके पास लेबरर्स की कमी थी. ठीक है, तो ये यहाँ से जो यूरोप जाने के लिए फ्रांस के जो लोग थे, ठीक है, वो जनरली इन एरियाज में जाना नहीं चाहते थे. वो अपने घरों को छोड़ के दूर एरिया में, अनफैमिलियर जगह में जाना नहीं चाहते थे. ठीक है, रिलेक्टेंस मीन्स अनिच्छा. ठीक है, उनकी अनिच्छा थी, वो जाना नहीं चाहते थे, वो उनकी इच्छा के विरुद्ध था. वो अपने घरों में ही, यानी कि अपने शहर में ही काम करना चाहते थे. ठीक है, और इस वजह से जब उन्हें लेबर, यानी कि इन एरियाज में लेबर की कमी हो रही थी और वो प्लांटेशन नहीं कर पा रहे थे टोबैको, इंडिको, शुगर एंड कॉफी की. So this was met by the triangular slave trade between Europe. So अब कुछ ना कुछ तो उन लोग को करना था, कहीं ना कहीं से तो इन लोगों को गुलाम लाना था, ताकि वो कम पैसों में और यहाँ ज्यादा या बिना पैसों में क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा खेती, किसान, यानी कि इन चीजों की खेती कर सके. तो इसलिए इन लोगों ने बॉन्डिंग बना ली, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका ने, कि ये लोग क्या करेंगे, स्लेव ट्रेड करेंगे. ठीक है, गुलामों को बेचना और खरीदना का काम करना स्टार्ट करेंगे. द स्लेव ट्रेड बिगन इन 17th सेंचुरी. कब स्टार्ट हुआ? 17th सेंचुरी में. फ्रेंच मार्चेंट, ठीक है, तो फ्रेंच के जो, क्योंकि लोअर क्लास थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, तो वो क्या करते, काम करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ता था. ठीक है, तो उनकी हालत इतनी खराब थी कि वो कहीं भी काम, यानी कि उनके पास कुछ रहता नहीं था. तो जो अमीर मर्चेंट्स वगैरह होते थे, वो उन्हें क्या करते थे, अपना गुलाम बना लेते थे, क्योंकि 2 वक्त की अगर रोटी दे रहे हैं तो वो उनके गुलाम बन जाते थे. ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते थे मर्चेंट्स, उन लोगों को, ठीक है, सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियर्स. पोर्ट यानी कि ये बंदरगाह है जहाँ से शिप एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और नेंटेस, ये 2 जगह हैं, टू द अफ्रीकन कोस्ट. ठीक है, किस एरिया में जाते थे? अफ्रीकन कोस्ट, वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चिफ्टन्स. तो ये कहाँ से ला रहे हैं? अफ्रीका के लोकल एरिया से ला रहे हैं, जहाँ वहाँ उनके लोकल जो हेड होते हैं, वो लोग अपने एरिया के जो गरीब ज्यादा रहते हैं, जिनके पास खाने पीने की चीजें नहीं रहती हैं, उन सबको दूसरी जगह ऐसे स्लेव बेच देते हैं. ब्रांडेड एंड शेकल्ड. ब्रांडेड एंड शेकल्ड यानी किस पर्टिकुलर एरिया से आए हैं और कौन उन्हें बेच रहा है, उनका ब्रांड उनके ऊपर होता था. ठीक है, ब्रांड लगा देते थे उनके ऊपर, और हाथ पैर बांध के द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप. और शिप में एकदम से टाइटली, यानी एक के बाद एक के बाद एक, यानी कि हिलने डुलने की ज्यादा जगह नहीं, ऐसे एकदम पैक करके उन्हें बैठा दिया जाता था. ठीक है, फॉर द 3 month लॉन्ग वॉयज. और ये कितने महीनों के लिए? 3 महीनों के लिए बेचारों को इस तरीके से बांध के ले जाया जाता था अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन. ठीक है, दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ऑनर्स. वहां ले जाके वो जो खेती किसानी करते हैं, टोबैको, इंडिगो वगैरह की, उनके ऑनर्स को बेच दिया करते हैं. ठीक है, कहीं और से खरीदा और फिर कहीं और ले जाके बेच के अपना प्रॉफिट कमा लिया उन लोगों ने. ठीक है, the exploitation of slave labor made it possible to meet the growing demand in the European market for sugar, coffee and indigo. So अब exploitation हो रहा है, slaves का exploitation हो रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है.
ठीक है, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है और पैसे भी नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब उनसे जब काम करवाया जा रहा है फ्री में, काफी सारे स्लेव्स आ गए हैं इनके पास, तो खूब यहाँ पे ये लोग क्या करा रहे हैं, अब प्लांटेशन करवा रहे हैं शुगर, कॉफी, इंडिगो की, और बहुत प्रॉफिट कमाने लगे। पोर्ट्स लाइक बोर्डोएक्स एंड नेंटेस ऑन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी काफी बढ़ गई। ठीक है, इनको काफी फायदा होने लगा। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या हो गया, काफी बढ़ गया। ठीक है, इट इंक्रीज्ड टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। ठीक है, और यहाँ पे अब ये काफी यहाँ पे स्लेवरी का भी लेन देन काफी बढ़ गया, फ्लोरिश होने लगा, क्योंकि इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो पूरी सोसाइटी है, ठीक है, मार्केट है, वो काफी फ्लोरिश होने लगा, काफी फलने फूलने लगा। Throughout the 18th century, there was little criticism of the slavery. अब 18th पूरा ये 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और 18th सेंचुरी में इसके लिए थोड़ा सा क्रिटिसिज्म चालू किया गया कि स्लेवरी अच्छी बात नहीं है, थोड़ा सा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म चालू किया गया ऑफ स्लेवरी इन द फ्रांस। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। ठीक है, तो जब नेशनल असेंबली बनी थी, ठीक है, जब ये बन रही थी, जब उसमें काफी डिबेट्स चल रहा था कि ये नेशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है उसके अंदर क्या क्या बातें होनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें यहाँ पे भी आया था, जो कॉलोनीज के बारे में भी बात की गई थी। ठीक है, जब लोगों के अधिकार के बारे में बात किया जा रहा था, फ्रेंच के लोगों के बारे में बात किया जा रहा था, ठीक है, तो कॉलोनीज के बारे में भी बात हुई, बट इट डिड नॉट पास एनी लॉस। लेकिन ये जो स्लेवरी सिस्टम चल रहा था इसके बारे में कोई लॉस पास नहीं किया गया, फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेंट ऑन द स्लेव ट्रेड। ठीक है, क्यों ये लोग यहाँ पे इनके लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इनको डर था कि यहाँ पे काफी अपोजिशन मिलेगा, इनको विरोध मिलेगा। किनसे मिलेगा? बिजनेसमैन। कौन से बिजनेसमैन? जो कि स्लेव ट्रेड से जिनको बहुत प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे इस लॉ को मानेंगे नहीं। इस डर से इन लोगों ने लॉ पास नहीं किया, क्योंकि स्लेव की तरफ से तो कोई नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे बिजनेस में काफी पैसे वाले लोग हैं जो कि यहाँ पे इनका विरोध कर सकते हैं। It was finally the convention which in 1794 legislated to free all slave। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे कोशिश कामयाब होती है और फाइनली जब जैकोबिन की गवर्नमेंट आ जाती है तो यहाँ पे इन सबको लॉ पास किया जाता है और जिसमें कि सारे स्लेव्स को यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। तो जैकोबिन की गवर्नमेंट में, ठीक है, रॉबस्पायर की जब हेड बना था, लीडर बना था जैकोबिन गवर्नमेंट में, तो वहां पे सिर्फ एक काम काफी अच्छा हुआ था, वो हुआ था कि यहाँ पे इन लोगों ने स्लेवरी सिस्टम हटा दिया था। दिस हाउएवर टर्न्ड आउट टू बी द शॉर्ट टर्म मेजर 10 years later। ठीक है, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन सालों तक नहीं चली। ठीक है, शॉर्ट टर्म रहा, क्योंकि 10 साल के बाद फिर अगेन नेपोलियन आया और उसने फिर से स्लेवरी सिस्टम चालू कर दी। तो आगे के कुछ लेसन्स में हम नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे। प्लांटेशन ऑनर अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट ऑफ एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोस इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांटेशन के जो ऑनर्स थे, ठीक है, अंडरस्टूड द फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट, उन लोग को ये समझ में आया कि जो राइट्स हैं, इसको यहाँ पे जो नीग्रोस को भी वहाँ पे जैसे अफ्रीकन से भी जो लोअर एरिया से आ रहे थे, ठीक है, जो गरीब लोग थे, नीग्रोस कहा जाता है, उनको भी ये क्या कर रहे थे, स्लेव बना के रखा था, तो उन्हें भी इनको फ्री करना पड़ा इन परस्यूट टू देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। सो फाइनली यहाँ पे नेपोलियन के जाने के बाद ही यहाँ पे फ्रेंच से जो स्लेवरी है वो यहाँ से हटी। ठीक है, यानी 1848 के बाद, यानी इनको भी कई सालों तक का इंतजार करना पड़ा और उसके बाद ही स्लेवरी यहाँ से खत्म हुई। सो फाइनली यहाँ पर जितने भी प्लांटेशन ऑनर्स थे उनको भी समझ में आ गया कि यहाँ पे अब हम किसी को स्लेव बना के नहीं रख सकते हैं, स्लेव
बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ही नुकसान होगा। तो अब एज ए स्लेव ना करके उन लोग को वर्कर्स की तरह रख सकते हैं, पर स्लेविंग यहाँ से उनको हटानी पड़ी, ठीक है। और स्लेवरी फाइनली यहाँ पे फ्रेंच से अबॉलिश हो गई, ठीक है, कब 1848 में।